नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज के तहत इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का जो पहली यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा कृषि, उसको क्या है यहाँ पे हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। लगातार सीरीज चल रही है हमारी। इसके तहत आपको जो प्रतिदिन क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका जो कल का क्वेश्चन था उसको आज हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कल का जो आपका क्वेश्चन था, कल जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो था कि कृषि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से तकनीकी प्रयास किए गए हैं, उनको लिखिए। कृषि समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए तकनीकी कदम। इसको लिखने के लिए थोड़ा सा इंट्रो बना देंगे 1 से 1.5 लाइन का। वही हमारा पुराना पैटर्न जो लिखने का रहता है कि आप इंट्रो देंगे 1 से 1.5 लाइन का, 5 नंबर में अगर बात करें तो, है ना। और कंक्लूजन भी देंगे कितना, 1 से 1.5 लाइन का। बाकी जो आपके पास 7 से 8 लाइन बचेंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 लाइन आपके पास रहेंगी लिखने के लिए। तो बाकी यहाँ पे जो 7 से 8 लाइन बचेंगी उसमें आप अपना बॉडी पोर्शन लिखेंगे, मतलब जो मुख्य चीज़ पूछी गई है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हमने क्या बनाया, इसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में हमने क्या बनाया है कि कृषि में उत्पादन लागत को कम करके उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से हमने क्या बताया, सार बता दिया पूरा तकनीकी सुधारों का, तकनीकी सुधार क्यों किए जा रहे हैं। तो उत्पादन लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, ठीक है। उत्पादन लागत को कम करके उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित तकनीकी प्रयास किए गए हैं। अब वो क्या क्या तकनीकी प्रयास है आप उनको बता देंगे बॉडी पोर्शन में। वो जैसे क्या हो गया, पहला, कृषि शिक्षा हेतु सरकार ने क्या प्रयास किया। 2015 में डीडी किसान चैनल चला दिया उनने। कृषि शिक्षा हेतु सरकार ने पहला प्रयास क्या किया, डीडी किसान चैनल चलाया। दूसरा, किसान कॉल सेंटर चला दिया। किसान कॉल सेंटर से क्या हो जाता है, आपको कृषकों को जानकारी मिल जाती है। तीसरा, एम किसान में क्या है, मोबाइल में किसान को मैसेज आ जाते हैं अलग अलग। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जब विपणन चल रहा होता है, मतलब कि एमएसपी के तहत खरीदी चल रही होती है गेहूं की अभी या फिर धान की, तो किसान के मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अन्न की बिक्री इस दिन होगी, आप इस दिन अपनी फसल को लेके आ जाइए। कहाँ पे, मंडी में, है ना। तो ये सब जानकारी किसान को वहाँ मिल जाती हैं। दूसरा प्रयास क्या किया सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में विपणन हेतु, तो ई नाम चालू किया। हमने देखा ई नाम को पहले ही हम समझ चुके हैं। ये क्या है, एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसके तहत सरकार ने क्या किया है, देश की सभी सहकारी मंडियों को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बना के जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, किसान को फ़ायदा क्या हुआ, किसान को अपनी फसल का उपयुक्त दाम पता चलने लग गया। जैसे मान लो कोई किसान है, भोपाल का किसान है, उसकी भोपाल की मंडी में, करोल मंडी में फसल के गेहूं के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं बगल में जब वो देखेगा कि बगल के किसी राज्य में, राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में अच्छे दाम मिल रहे हैं, अगर उसको फिजिबल बैठता है, अपना उसका परिवहन वगैरह सब खर्चे काट के अगर उसको उसके बाद भी लाभप्रद बैठता है, तो वो वहाँ पे जाके बेच सकता है। तो किसान को क्या होगा, इससे जानकारी मिलने लग गई हर फसल मंडी की। हर फसल मंडी कहाँ, उस मंडी में किस फसल का क्या रेट चल रहा है, इसके संबंध में उसको जानकारी मिल जाती है घर बैठे। कि विपणन हेतु सरकार ने प्रयास किया। अभी लगभग 550, शायद तक 585 मंडियाँ इसमें क्या है, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है मृदा हेतु। मृदा के स्वास्थ्य संबंधी भी सरकार ने प्रयास किया। उसके लिए सरकार ने क्या तकनीकी प्रयास किया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या होता है, जैसे हमारा स्वास्थ्य जब खराब होता है तो हम पैथोलैब जाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, और उससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों की ज़्यादा अधिकता है। जैसे कि अगर वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गई हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो रही हैं, प्लेटलेट कम हो रही हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीज़ हमको पता चल जाती है वहाँ से, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, मृदा में भी रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्द्रता हो गई, ह्यूमस हो गया, और अन्य उसमें तत्व होते हैं, ये सब, है ना। तो अब इनकी स्थिति क्या है, कितनी मात्रा पहले से उसमें उपलब्ध है नेचुरली, इस चीज़ को अगर आपको पता करना है और उसी के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मृदा का परीक्षण करवाना पड़ेगा। जैसे हमारे ब्लड का परीक्षण हो रहा था, ठीक है। वो कैसे होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। तो ये एक तकनीकी प्रयास किया, तकनीकी नव परिवर्तन किया सरकार ने, ठीक है। अगला जो प्रयास किया गया वो है कृषि अनुसंधान हेतु। कृषि अनुसंधान के लिए सरकार ने 2 प्रयास किए, कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की, और दूसरा जो ICAR चल रहा था पहले से ही, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसको उनने और सशक्त किया। उनके यहाँ बजटी जो कमी थी उसको भरने का प्रयास किया, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, सरकार के द्वारा साइबर कृषि को बढ़ावा दिया गया। साइबर कृषि क्या होती है भाई, तो नियंत्रित वातावरण में जब फसलों का उत्पादन किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नियंत्रित
पर्यावरणीय कृषि बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, साइबर कृषि बोलते हैं। क्या समझे आप कि नियंत्रित वातावरण में जब फसलों का उत्पादन किया जाएगा तो उसको साइबर कृषि बोलेंगे, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, नियंत्रित पर्यावरणीय कृषि बोलते हैं। ठीक है। अगला जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा वो था डिजिटल कृषि। डिजिटल कृषि कृषि कुछ खास नहीं होता है। आप कृषि से संबंधित जब आंकड़े एकत्रित करते हैं, कृषि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं, मतलब किस प्रकार की मृदा में कितना उत्पादन हो रहा है, किस वर्ष कितना उत्पादन हुआ, किस फसल का कितना उत्पादन हुआ, किस प्रकार के कृषकों द्वारा उत्पादन किया गया, किस प्रकार के कृषकों की संख्या ज़्यादा है, कम है, लघु ज़्यादा, सीमांत ज़्यादा, इस टाइप से ना। तो ये सब कृषि संबंधित जितना भी डेटा आप इकट्ठा करते हैं, सरकार इकट्ठा करती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, डिजिटल कृषि बोल दिया जाता है। उसके माध्यम से सरकार क्या है, किसानों का कल्याण करने का प्रयास करती है उस डेटा के माध्यम से। ठीक है। क्योंकि जब तक आपको स्थिति नहीं पता होगी कृषि के क्षेत्र की, तब तक आप कल्याण तो सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल स्थिति पता करने का प्रयास करती है सरकार उसके माध्यम से। अगला जो किया गया वो है ई पशुहाट। ई पशुहाट के तहत क्या गया, अब कृषकों को पशुओं की आवश्यकता होती है, कभी बेचना है, कभी खरीदना है, तो उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, ई पशुहाट पोर्टल बना दिया। उसके तहत किसान क्या कर सकता है, अपने पशुओं का क्रय विक्रय वहाँ से कर सकता है, उचित दाम प्राप्त कर सकता है उससे। ठीक है। तो ये सरकार के कुछ हमने तकनीकी प्रयास लिखे जिसके माध्यम से वो कृषि क्षेत्र में नव परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ इस प्रकार, सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी नव परिवर्तन, ये नव नहीं, ये नव वाला नव है ना, न्यू वाला, नव परिवर्तन से किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है ना। इस अल्टीमेटली जो भी वो किया जा रहा है, सुधार किए जा रहे हैं, तकनीकी सुधार, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, किसानों की आय दोगुनी करना। जो सरकार का टारगेट है कि 2022 तक में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन फिर भी एक टारगेट है सरकार के समक्ष, है ना। तो ये क्या था, हमारा प्रश्न था। आज आते हैं आज के टॉपिक में सीधे। आज से हमारा एक नया टॉपिक चालू हो रहा है कृषि क्षेत्र का। अभी हमने जो कल टॉपिक कवर किया था वो था भूमि सुधार। ठीक है। भूमि सुधार को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था पूरा। आज से नया टॉपिक जो चालू हो रहा है वो है हरित क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति क्या थी इसको समझते हैं पहले। क्या हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 47 में, तो हमको कई सारी समस्याएं विरासत में प्राप्त हुई थी। कई सारी समस्याएं विरासत में प्राप्त हुई, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था समाप्त थी, वो लंबे समय समाप्त चली आ रही थी, अन्य सारी चीज़ें थी। उन्हीं विरासती समस्याओं में एक समस्या क्या थी हमारे यहाँ पे, भुखमरी की समस्या। कौन सी समस्या हमारे यहाँ पे थी विरासत में जो हमको मिली, अंग्रेजों के द्वारा दी गई हमको, भुखमरी की समस्या। अब जैसे आपको पता है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो हमारे यहाँ जो अकाल पड़ते हैं, अकाल लगातार निरंतर पड़ते रहे। ठीक है। आप 1860-70 के 60 और 1850 के दौर से उठाएंगे तो आपको देखेंगे हर 5 से 6 साल बाद एक अकाल किसी न किसी क्षेत्र के भारत में पड़ रहा है। ठीक है। खास करके तेलंगाना और बंगाल के क्षेत्रों में जो अकाल पड़े वो बहुत ही भीषण अकाल थे। लाखों लाख लोग साल भर में कुछ महीनों में मर गए। ठीक है। तो ये सब समस्याएं हमको क्या है, विरासत में प्राप्त हुई। अब हुआ क्या, इन समस्याओं के समाधान के लिए जब देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की हमारी फेवरेबल सरकारें आई है ना, हमारे लोगों को सत्ता प्राप्त हुई, तो उनने क्या किया, इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास करना चालू किया। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना चालू की, उस प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया वो कृषि क्षेत्र का विकास रखा गया, सामुदायिक विकास और कृषि क्षेत्र का विकास रखा गया। ठीक है। ये रखा गया। लेकिन दूसरा जब पंचवर्षीय योजना आई, उस दूसरे पंचवर्षीय योजना में हमारा जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए था कृषि का ही विकास, उसको बदल कर क्या कर दिया गया, औद्योगिक विकास कर दिया गया। ठीक है। लेकिन समस्या आपकी भुखमरी वाली जो समस्या थी, खाद्य असुरक्षा वाली समस्या थी, वो तो अभी विद्यमान थी। तो सरकार ने एक बार पुनः पलटी मारी और वापस से उसने तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा, कृषि क्षेत्र का विकास रखा। ठीक है। कृषि क्षेत्र का विकास पुनः उनने लक्ष्य रख दिया। अब ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होगी और क्या बोलते हैं उसको, अपना जो प्लान चालू होंगे, योजना अवकाश जो काल चालू होगा। ठीक है। क्या क्या यहाँ पे होगा समझो एक बार फिर से, कि 51 से लेकर के 1951 से लेकर के आपके प्लान चालू होंगे और ये 60 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चल जाएगी। फिर 61 से लेकर के आपका 65 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चल जाएगी। ठीक है। ये 65 से 66 का दौर चल रहा है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है। 65 से 66 का जो दौर चल रहा है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, इन सब युद्ध और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों के कारण भारत सरकार क्या करेगी, ये जो अपना पंचवर्षीय योजना थी, इनको विराम देके एक योजना अवकाश का काल लेके आएगी। योजना अवकाश मतलब यहाँ पे 1 वर्षीय योजनाएं जारी की जाएंगी, 1 वर्षीय योजनाएं यहाँ पर जारी की जाएंगी।
ठीक है। तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी समय चल रहा है और योजना विकास का काल चालू होने वाला है, इस दौरान भारत में एक क्रांति चालू की गई। उस क्रांति को क्या नाम दिया गया? हरित क्रांति नाम दिया गया। ठीक है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 1966 और 67 के काल में नई कृषि नीति द्वारा अपनाए गए नए बीज, नए खाद, नए उर्वरक और फसली कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति उपलब्धता को सुनिश्चित करने से है। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि आप कृषि के क्षेत्र में नए बीज, खाद, उर्वरक, फसली कार्यक्रमों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे अल्टीमेटली उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या थी? आपकी हरित क्रांति थी। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्री के फैक्ट समझना जरूरी है कि हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पे किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के वैश्विक जनक। वहीं भारत के स्तर पर अगर इसको देखेंगे तो भारत के स्तर पर इसके जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अब अगला आता है कि इसके हरित क्रांति के उद्देश्य क्या क्या थे, उसको देखते हैं। लार्ज पिक्चर क्या थी इसमें। तो पहला जो उद्देश्य रखा गया लघु अवधि के लिए उद्देश्य क्या रखा गया उसका हरित क्रांति? भूखमरी की समस्या खत्म हो हमारी। ठीक है, पहला उद्देश्य जो लघु अवधि के लिए रखा गया उसमें क्या उद्देश्य था कि सबसे पहले हमको हमारी भूखमरी की समस्या का निदान चाहिए, तो ये रखा गया। दूसरा था दीर्घ अवधि के लिए क्या उद्देश्य रखा गया? दीर्घ अवधि के लिए उद्देश्य थोड़ा सा व्यापक रखे गए। उसमें क्या रखा गया कि अगर आप कृषि क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के विकास से क्या होना चाहिए? ग्रामीण विकास भी होना चाहिए, औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए, कच्चे माल की आपूर्ति होनी चाहिए। तो हमने बड़े बड़े उद्देश्य रखे कि कृषि से आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिले, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास हो जाए। ठीक है, तो ये सब हमने बड़े बड़े उद्देश्य रखे दीर्घ अवधि के उसमें लक्ष्य में हरित क्रांति के। अगला जो रखा हमने रोजगार का लक्ष्य रखा। रोजगार का लक्ष्य आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग काम कर रहा है, कृषक मजदूर काम कर रहे हैं वो, और कृषि संबद्ध जो औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे वहाँ पे भी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। तीसरा जो था वैज्ञानिक अध्ययन का, उसके तहत क्या किया गया? सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया? तो आईसीएआर की शक्तियों में वृद्धि की गई, आईसीएआर की बजटीय शक्तियों में वृद्धि की गई, उनको बढ़ावा दिया गया, उनको लैब टू लैंड कनेक्शन स्थापित करने की बात की गई। ठीक है, लैब टू लैंड कनेक्शन मतलब कि प्रयोगशाला में जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयास किया गया। और इसमें वैज्ञानिक अध्ययन के तहत नए नए बीज, नए नए बीजों का अनुसंधान करके उनको लॉन्च किया गया। उर्वरकों की नई नई वो लाई गई, उर्वरकों के नए नए कॉम्बिनेशन लाए गए एनपीके के। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से हरित क्रांति के लिए प्रयास किया, उद्देश्य थे। ठीक है, अगला जो हुआ वो था कृषि का वैश्वीकरण। कृषि का वैश्वीकरण क्या है? अब आपको पता है कि हमारे देश में जो वैश्वीकरण की अवधारणा एक तरीके से आई बड़े स्तर पर, वो आई कब से? 1991 से लागू हुई। ठीक है, अब इसमें करना क्या था एग्जैक्टली? तो गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। अब क्या है कृषि के वैश्वीकरण से क्या करना, क्या उद्देश्य हमारा? तो कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को हमारे देश में एक तरीके से लागू करना, उन तकनीकों को आयातित करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? हरित क्रांति के बड़ी पिक्चर थी जिसपे कहते थे हमने क्या देखा? उद्देश्य देखे। अब अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है हरित क्रांति के घटक। इसके तहत क्या हुआ? अब हरित क्रांति घटक का मतलब ये है कि हमने किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति के तहत सुधार किया। तो पहला क्षेत्र जो आता है वो है उन्नत बीजों का प्रयोग। उन्नत बीजों का प्रयोग क्या हुआ इसके तहत? तो नॉर्मन बोरलॉग जी के द्वारा क्या किया गया इसके तहत? नए नए बीजों का इसमें वो किया गया, विकास किया गया, जिनको क्या बोला जाता है? हम HYV बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HYV, हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी मतलब उच्च उपज देने वाली किस्में, उच्च उपज देने वाली किस्में। तो इन बीजों का प्रयोग चालू किया गया। भारत ने भी इन बीजों को आयात किया और उनका प्रयोग चालू किया। जो दूसरा प्रयास था, दूसरा घटक था, वो था रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के तहत क्या किया गया? तो NPK, यूरिया, DAP, इन सब चीज़ों का प्रयोग बड़े स्तर पर चालू हुआ। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग बड़े स्तर पर चालू हुआ। तो ये कि रासायनिक उर्वरकों का घटक था। अगला जो आया उसमें सिंचाई का। अगला जो आता है वो है सिंचाई का। सिंचाई के तहत क्या किया गया? तो इसके तहत हम देखेंगे
कि सिंचाई में हमारे यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले भी समझ चुके हैं कि 3 तकनीकें चल रही थी। बाढ़ के तहत हम सिंचाई के पहली पुरानी जो पुरातन तकनीक आज भी लागू है, बाढ़ सिंचाई की खेत में पानी छोड़ दिए पाइप लगा के। दूसरा ड्रिप और स्प्रिंकल, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आयातित तकनीकें हैं, लगातार इनका प्रयोग बढ़ रहा है। इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा सरकार ने कई सारी सिंचाई परियोजनाओं को चालू किया, बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई उसके तहत, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार ने हरित क्रांति घटकों के सिंचाई घटक के तहत क्या है, सुधार का प्रयास किया। अगला आता है दोहरी फसल प्रणाली का प्रयोग। दोहरी फसल प्रणाली के प्रयोग के तहत क्या किया गया, इसके तहत हमने क्या देखा कि पहले हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, दो समस्याएं थी। पहला कि सिर्फ एक ही सीजन में कृषि की जाती थी, या तो रबी सीजन में कृषि कर लेंगे या खरीफ में कर लेंगे, दोनों में नहीं करेंगे, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या है कि एक जब जैसे मान लो रबी का सीजन है तो उसमें एक बार में एक ही फसल बो जाएगी। जैसे आज की तारीख में क्या होता है, गेहूं के साथ आप राई बो देते हैं, चना बो देते हैं, ये सब चीज़ चलती, पहले ये सब नहीं चल रहा था, ठीक है। तो दोनों सीजन में कृषि होने लग गई, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप क्या है, दोहरी फसलों का क्या है, उसमें मिश्रित फसलों का उसमें आप क्या करने लग गए, प्रयोग करने लग गए, ठीक है। तो ये पूरी दोहरी फसल प्रणाली को यहाँ पे अपनाया गया। अगला जो इसमें प्रयास किया गया, सुधार किया गया हरित क्रांति घटकों के तहत, वो था साख भंडारण विपणन और वितरण के तहत। साख मतलब क्या है, किसानों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए, ठीक है। उसके लिए सबसे प्रमुख प्रयास क्या हुआ, आरआरबी की स्थापना की गई 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं उनकी स्थापना की गई। बाद में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये सब सरकार ने उसके तहत प्रमुख प्रयास किए। दूसरा जो प्रयास किया गया भंडारण के क्षेत्र में, भंडारण के क्षेत्र में क्या प्रयास किया गया, तो एफसीआई की क्षमता में वृद्धि की गई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोदामें होती हैं उनकी क्षमता में वृद्धि की गई। कोल्ड चेन की स्थापना की गई, कोल्ड चेन की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार ने भंडारण की क्षमता में सुधार किया। तीसरा, विपणन की क्षमता में सुधार कैसे किया, विपणन की क्षमता मतलब क्रय विक्रय। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एकीकृत मंडियों की स्थापना की, एपीएमसी। इन सबको आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी जो होती है एपीएमसी, इनकी स्थापना की गई। सहकारी मंडियों की स्थापना की गई, ठीक है। इसके माध्यम से सरकार ने विपणन कार्य को आसान बनाया। और चौथा जो प्रयास किया गया वितरण में, वितरण के तहत क्या किया कि अब किसान ने क्या कर दिया, फसल का उत्पादन कर दिया है। अब ये अल्टीमेटली सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो उसके लिए पूरी पीडीएस प्रणाली को क्या किया गया, सशक्त किया गया। अंत्योदय अन्न योजना जैसे बड़े प्रोग्राम लागू किए गए, ठीक है। अगला जो आता है वो है रासायनिक कीटनाशक, जीवाणुनाशक, खरपतवारनाशी। इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको पता है, सीधी सी बात है। जो कीटनाशक लगेंगे उसके लिए, जो कीट लगे उनके लिए नाशकों का प्रयोग किया गया, जीवाणुनाशियों का प्रयोग किया गया, खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया गया, ताकि आपके फसल को नुकसान ना हो, उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, ठीक है। अगला जो आया वो है उन्नत आनुवांशिक बीजों का उपयोग। उन्नत आनुवांशिक बीजों का उपयोग एक नया प्रयास है हरित क्रांति के तहत, खास करके द्वितीय हरित क्रांति के तहत ये प्रयास किया गया। हम द्वितीय हरित क्रांति क्या है अगले कल के लेक्चर में समझेंगे। इसके तहत क्या किया गया कि जो बीज थे, बीजों के क्या बोलते हैं उसको, जीन उत्परिवर्तन के माध्यम से नए बीजों का विकास किया गया और उसके माध्यम से उत्पादकता में, गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए जो अभी आजकल की तारीख में सबसे अच्छे एग्जाम्पल चल रहे हैं वो है बीटी कॉटन, ठीक है, और बीटी ब्रेंजल, ठीक है, बैगन बोल सकते हैं, बीटी बैगन, ठीक है। बीटी क्या होता है, बैसिलस थोरेंजियसिस। ये क्या होता है, कीट होता है, एक तरीके का जीवाणु होता है, जिसको हम क्या करते हैं, बीज में क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं, उसके माध्यम से जीन उत्परिवर्तन होता है और हमको नया नया क्या है, बीज मिल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक बीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आनुवांशिक बीजों का प्रयोग किया जा रहा है आज की तारीख में, द्वितीय हरित क्रांति के दौर में खास करके। तो ये क्या था आपका हरित क्रांति का उद्देश्य था और हरित क्रांति के घटक थे, ठीक है। अब आते हैं आज के प्रश्न में। आज का प्रश्न आपके लिए रहेगा जो जिसको आपको लिख के सेंड करना है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर सेंड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, वहाँ चेक कर दिया जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे शेयर भी कर दिया जाएगा लेक्चर में। आपके लिए जो प्रश्न रहेगा 5 नंबर में रहेगा, यहाँ पे लिखना छूट गया है। 5 नंबर में प्रश्न रहेगा ये प्रश्न आपका कि भारत में भूमि सुधारों की विफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। हमने क्या देखा कि भारत में भूमि सुधार, अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए तो भूमि सुधार एक तरीके से असफल रहे, क्योंकि हमने भूमि सुधार में जो 2-3 चीज़ देखी थी, चकबंदी हो गई, हथबंदी हो गई, सहकारी कृषि हो गई, ये सब बड़ी चीज़ें, काश्तकारों की स्थिति में सुधार हो गया, ये सब बड़े स्तर पे अगर पिक्चर देखें तो ये सब तो असफल रही चीज़ें, ये सब है ना।
तो हम क्या बोलेंगे कि भारत में जो भूमि सुधार असफल रहे उनकी कारण क्या थे, असफलता के या विफलता के कारण क्या थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। लेक्चर ख़त्म करने के पहले दो चीज़ें बता देता हूँ। पहला कि आपके लिए प्रतिदिन प्री के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। प्री के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उनका डिस्कशन आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। प्रतिदिन वो शाम को अपलोड कर दिया जाता है। सेम इसी प्रकार आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग का 75 डे का प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत आपको प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम चैनल में क्या है क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनका शाम को आपको डिस्कशन इसी हमारे वाईटी चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।